स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग बोट कैम्प। आई एम योर एजुकेटर भावना पवार मैम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से आप इसे जानते होंगे। अगर आपने प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन से रिलेटेड नहीं पढ़े हैं तो वो जा करके आप देख सकते हैं। जैसे कि एस्थमा एंड जो न्यूमोनिया होता है वो एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है, एंड ट्यूबरकुलोसिस उसका मैनेजमेंट ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जा करके बिल्कुल पढ़िए और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, और कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस क्या है देखते हैं। Tuberculosis is a contagious bacterial infection that mainly involves the lung but may spread to other organs caused by Mycobacterium tuberculosis। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, टीबी या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से हम क्या समझते हैं। पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड है ना, जो हमारा लंग और हार्ट से रिलेटेड अगर साथ में बात करें हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एरिया है ना। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि कहाँ हो रहा है, हमारा जो रेस्पिरेशन वाला एरिया है उसी के अंदर में होता है ये डिसीज कंडीशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, क्योंकि इसको क्या बोला, कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। दैट मेनली इन्वॉल्व्स, अब इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है इस डिसीज कंडीशन में, लंग बट मे स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। ठीक है, लंग्स को मेनली अफेक्ट करने का काम करता है, पर टीबी की वजह से अदर जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उसको भी अफेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, तो और ये किस कारण से होता है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया का नाम होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस होने का क्या कारण होता है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा इन इन्फेक्टेड लंग। ठीक है, क्या बन जाता है वहां पे, ग्रेन्युलोमा। ठीक है, ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं कहाँ पर, इन्फेक्टेड लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप क्या है जो इमेज में है देख सकते हैं, ग्रेन्यूल्स किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी और इन्फ्लामेशन। अब सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की कंडीशन अराइज होगी। जब भी हमको क्या होता है, कोई भी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी, तो हमारी बॉडी क्या करने लग जाती है, कुछ साइन दिखाने लग जाती है, ईचिंग होती है। तो हमारी इंटरनल बॉडी के अंदर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होता है और स्वेलिंग होती है ना। तो ये क्या कर रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को क्रिएट कर रहा है। फाइब्रो कैविटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इन लंग। अब फाइब्रो कैविटी, फाइब्रस जो होता है उसकी क्या बन रही है, यहाँ पे कैविटी बनी जा रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग का डिस्ट्रक्शन। ठीक है, और अच्छे से आगे समझते हैं हम लोग। अब स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के, तो मेनली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, लंग की एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो किस वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये मेनली लंग को इफेक्ट करने का काम करती है, लंग को टारगेट करती है, पर इसके साथ में बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो होता है ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन अराइज होती है। अब ये इतना समझ में आ गया हमको। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कितने स्टेजेस में इसको डिफाइन किया गया है, बताया गया। तो हम लोग 3 स्टेज में इसको डिफाइन करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका क्या मतलब होता है, एग्जिबिट सिम्टम इन 1 to 2 वीक्स आफ्टर एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सिम्टम्स कब दिखाई देने लगेंगे, जब पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, 1 से 2 हफ्ते बाद में, मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, उसके 1 से 2 हफ्ते बाद पेशेंट की बॉडी में सिम्टम दिखाई देंगे। किस तरह के सिम्टम हम आगे पढ़ेंगे। आपने कई बार टीवी पे ऐड देखा होगा है ना, कि 2 हफ्ते से ज्यादा जब खांसी हो जाती है ना, काफ वाली सिचुएशन आती है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ताकि डॉक्टर क्या कर सके, चेक कर सके कहीं आपको टीबी, निमोनिया, एस्थमा जैसी कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि लंबे टाइम तक सर्दी खांसी होती है तो उसको डॉक्टर को चेक कराना बहुत जरूरी होता है। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या बता रहे हैं कि जब बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर हो गया बॉडी के अंदर, तो उससे 1 से 2 हफ्ते बाद में क्या होगा, सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होंगे। सिम्टम्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं।
सेकंड क्या है स्टेज, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया इनगल्ड बाय मैक्रोफेजेस लिव्स इन डॉर्मेंट फेज, रेस्टिंग फेज, नो सिम्टम्स, नो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे आपकी बॉडी के अंदर में क्या हो गया, बैक्टीरिया इंटर हो गया, उसके बाद में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया इंटर करते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करते हैं हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। जो हम जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, मतलब कोई भी बाहर का बैक्टीरिया आता है, तो हमारे अंदर क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये उन बैक्टीरियाज को, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब खाने के बाद क्या होता है, लिव्स इन डॉर्मेट फेज या रेस्टिंग फेज। इसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेस है, कभी कभी क्या होते हैं, वो उसको इनगल्फ करके रखते हैं, बॉडी उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर पाती है, ना ही उसको क्या कर पाती है, बॉडी से बाहर निकाल पाती है। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही जो है चलते रहता है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग फेज। मतलब ना तो वो नुकसान कर रहा है, ना तो उसकी वजह से फायदा हो रहा है, ना ही हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर पा रही। तो ये क्या है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। मतलब आप क्या हुआ, एक बबल के अंदर जा करके बैठ गए। अब बबल में बैठ गए तो वो बबल फ्लोट कर रहा है, पर ना तो वो फूट रहा है बबल, है ना, ना ही वो कहीं आपको जो आपका रूट है उससे बाहर लेके जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा उसका। तो आप बबल में फंसे हुए हो, तो ये बबल क्या कहलाता है, रेस्टिंग फेज कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, नो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सर्दी या खांसी होती है, तो ऐसे मतलब जो कम्युनिटी है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बाहर निकलते हैं, तो जब भी हमें सर्दी होती है, छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, तो हमें क्या है, ऐसे पब्लिक एरिया में पब्लिकली ना तो छींकना चाहिए, ना तो खांसना चाहिए, ठीक है। जो हमारा कोविड वाला फेज था, उससे हमें अभी भी सीख नहीं मिली कि हमें पब्लिकली बिल्कुल भी खांसना या छींकना नहीं है। और जब भी आप छींकते या खांसते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्दी हो रही है, कफ कोल्ड है, तो आपको रुमाल रखना है या मास्क लगा के निकलना है ना। तो ये थोड़ी सी कॉमन डिसेंसी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन से बहुत ज्यादा बच सकते हैं, ठीक है। तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या है कि रेस्टिंग फेज, बैक्टीरिया ने बॉडी के अंदर अटैक किया, मैक्रोफेजेस ने उनको इनगल्फ कर लिया, खा लिया, और वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बट कैसे कैप्ट करे हुए, रखे हुए, ठीक है। और उसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। एक्टिव फेज में क्या हो रहा है, whenever your immune system weaken, germs will multiply and make you sick। मतलब कि एक्टिव फेज में यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, क्योंकि मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी जो क्या करेगी, काम करना कम कर देगी, है ना, उसकी वो जो होगा ताकत जो होगी वो वीक हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पे, और उसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। मल्टीप्लाई होंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा बॉडी के अंदर, और आपको कैसा होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, आप बीमार होंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस है। प्राइमरी स्टेज में 2 हफ्ते के बाद बॉडी के अंदर जब भी बैक्टीरिया एंटर हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देगा, बट आप इन्फेक्टेड हो, ठीक है। अब इन्फेक्टेड हो कैसे पता चलेगा, ये भी हम आगे देखेंगे। एक्टिव फेज में आपकी हालत ज्यादा खराब होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेस। अब किन किन लोगों को रिस्क है, ठीक है, क्या होने के, ट्यूबरकुलोसिस होने के। तो फर्स्ट का हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हमने बात करी कि जब भी किसी को सर्दी खांसी कफ कोल्ड होता है, तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, मास्क लगा के निकलना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हफ्ते भर के अंदर जो भी कफ कोल्ड जैसी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अगर पर्सन क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, इम्यूनिटी की कोई डेफिशिएंसी है, या इम्यूनो सप्रेसेंट वाले जो ड्रग्स होते हैं ना, उसके ऊपर पेशेंट है, ठीक है, ऐसे ही ड्रग्स चल रहे हैं, या पेशेंट को HIV एड्स जैसी कंडीशन है, जिसमें पेशेंट की जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। मतलब पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तब भी रिस्क होने के मतलब ट्यूबरकुलोसिस होने का रिस्क ज्यादा है। सब्सटेंस अब्यूज करता है पेशेंट, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि ड्रग्स यूज कर रहा है ना, इसके साथ में क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल का यूज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, या तो फिर किसी भी टाइप का ड्रग अब्यूज करता है, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी ऑलरेडी क्या है, वीक है, ठीक है। बोलते हैं अल्कोहलिक पर्सन बोलते हैं कि हमारा लिवर खराब होना चाहिए, हमको ट्यूबरकुलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो चुकी है, ठीक है। जो IgM IgA है, आपका जितना भी WBC बन रहा है, वो सब कुछ कैसे बन रहा है, सब पूरी बॉडी मिलके काम करती है। तो वही अगर वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी, डाउन हो जाएगी,
तो आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप रास्ते से जा रहे हो और एक पागल कुत्ता है, तो आप जब तक उसको छेड़ोगे नहीं, वो आपके पीछे क्यों दौड़ेगा, है ना। तो वही बात है, आपकी बॉडी के अंदर भी जब तक आप कुछ ऐसी चीजें एक्टिवेट करने के लिए करोगे नहीं, तब तक कि वो एक्टिवेट नहीं होती। और खासकर जब आपको क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मालूम है आपके घर में किसी को जैसे पेट की समस्या है ना, या तो फिर अस्थमा की समस्या है, ऐसी कोई भी समस्या है जो जेनेटिकली हेरेडिटरी आपकी बॉडी में आने वाली है। जब आपको बचपन से ये बातें पता होती है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है ना? जिसकी वजह से हमारी जो वो जेनेटिक डिसीज़ कंडीशन है, वो एक्टिवेट हो, ठीक है? तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ की बात हो रही है। प्री एक्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन मतलब कि बॉडी में पहले से ही मेडिकल कंडीशन है, ठीक है? जैसे क्या हमने बात करी कि पेशेंट को एचआईवी एड्स है या पेशेंट की इम्यूनिटी बचपन से बहुत ज़्यादा वीक है। इमिग्रेशन फ्रॉम हाई सॉरी इमिग्रेशन फ्रॉम हाई प्रिवलेंस कंट्री, ऐसी कंट्री से आपने ट्रैवल किया है जहां पर ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या उस कंट्री में जाने वाले इंसान को ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप क्या करते हो, अनदर कंट्री में ट्रैवल करते हो, तो उसके लिए आपको एक हेल्थ चेकअप का भी वो आता है ना, कि इस कंट्री में मलेरिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं, या तो फिर निमोनिया होने के चांस ज्यादा रहते हैं, टीबी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, है ना। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, टीबी लेकर के आ सकते हो आपकी बॉडी के अंदर। लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया, ऐसे एरिया में रह रहे हो, एक रूम में रह रहे हो, और वहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे सैनिटरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उस जगह भी आपको टीबी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। इन एडुकेट हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर सिस्टम जो हेल्थ केयर है आपको वो प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं मिल रही, स्टेराइल तरीके से नहीं मिल पा रही। माल न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी में क्या है, माल न्यूट्रिशन है मतलब कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से अच्छे नहीं है, आपका बॉडी वेट नहीं है सफिशिएंट, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग, है ना। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि नर्सेस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो ये सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, अब इनको क्यों हो सकता है, क्योंकि ये क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं हमेशा, किसके, पेशेंट्स के। अब एक हॉस्पिटल में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फीवर फीवर दिखाने आएगा पेशेंट, है ना, या तो फिर सर्दी खांसी हो गई ये बोलने आएगा, सिम्टम दिखाने आएगा अपने। क्योंकि हमारे पास में क्या होते हैं, दिन भर में इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग बीमारी हो सकती है। हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं हमारे पास में, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आते हैं हमारे पास में, है ना। तो हेल्थ केयर वर्कर को टीबी होने के चांसेस रहते हैं, मतलब जितने भी कंटेजियस डिसीज है वो होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, पीपीई, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि आपको मास्क लगा के रखना है, बालों में जो है कैप पहन के रखना है ना। जब भी आप पेशेंट के पास में जाओ तो आपको क्या करना है, हैंड वॉश टेक्निक्स यूज करनी है। इसके साथ में आपको जो ग्लव्स पहन के पेशेंट के पास में जाना है ड्रग एडमिनिस्टर करने, पेशेंट के बेड से एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल चिपकना नहीं है, पेशेंट के बेड पे नहीं बैठना है। अटेंडर्स को भी थोड़ी सी आपको जो है एजुकेशन देना है कि आपको कैसे पेशेंट के साथ में रहना है ना। क्योंकि अगर कंटेजियस डिजीज हुई तो आपको भी हो सकती है, पेशेंट के साथ में जो अटेंडर आए हैं उनको भी हो सकती है। तो ये क्या हो गए, रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ट्रांसमिशन। अब इस डिसीज कंडीशन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू सलाइवा एंड म्यूकस। पेशेंट का जो सलाइवा या म्यूकस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू, पेशेंट के छींकने से, खांसने से, है ना, ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। ड्रॉपलेट क्या होते हैं, जो छींकता है पेशेंट या खांसता है, तो वो जो छोटे छोटे जो क्या बोलेंगे उसको, म्यूकस जो निकलता है, स्नीज करते हैं ना तब जो निकलता है, तो वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या कर सकता है, चिपक सकता है, इनहेल कर सकते हो आप उसको, है ना। तो वो क्या होता है, सलाइवा एंड म्यूकस के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ड्रॉपलेट में कंटेन अप टू 400 बेसिलाई। अब इसमें क्या होता है, 400 बेसिलाई आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के ऊपर अगर उसने छींक दिया, या जो सलाइवा या म्यूकस है उसका किसी तरीके से आदान प्रदान जो बोलेंगे हम लोग हो गया गलती से, तो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा इन्फेक्शन है वो पेशेंट की बॉडी से किस में जाएगा, एक हेल्दी पर्सन के अंदर जाएगा। तो ड्रॉपलेट के अंदर 400 बेसिलाई होंगे। कैन सस्पेंड इन एयर फॉर मैनी आवर्स। अब इस ये क्या हो सकता है, बहुत टाइम तक के जो एयर है, जो आसपास की हवा है उसके अंदर सस्पेंड हो सकता है ना, मतलब कि उसको सप्रेस करके रख सकता है, दबा के रख सकता है। इन्फ्लामेशन एंड ट्रैपिंग इन डिस्टल एयरवेज, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन और ट्रैपिंग मतलब कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कब करेगा,
वो बहुत लंबे टाइम के बाद में उसको आपको जो भी सिम्पटम्स है वो शो होंगे, क्योंकि वो आपके कहाँ पे है, बॉडी के अंदर आ चुका है वो इन्फेक्शन, है ना। अब वो डिस्टल एयरवेज क्या होता है आपका, डिस्टल एयरवेज हो जाएगा ट्रेकिया या लंग्स वाला, है ना, क्योंकि आपका सबसे पहले क्या आता है, नोज, है ना। एयरवे का सबसे पहले क्या आएगा, आपका नोज आएगा, लैरिंग्स आएगा, फेरिंग्स आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आती है। तो ये ट्रैप्ड कहाँ होता है, डिस्टल एयरवेज, मतलब आपका कौन सा एयरवे, ट्रेकिया और ये लंग्स वाला पार्ट, एल्वेलाई, है ना। इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। अब अदर ऑर्गन्स मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अदर ऑर्गन जैसे कि कहाँ कहाँ फैल सकता है, लिवर फेलियर कॉज कर सकता है, हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है ना। तो ये कहाँ पे जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, मतलब कि टीबी के कारण आपके दूसरे ऑर्गन जो है फेल होना स्टार्ट हो गए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी स्प्रेड इनटू ब्लड कॉल मिलियरी टीबी, मतलब कि टीबी कहाँ फैल गई, आपके ब्लड के अंदर में फैल चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिलियरी टीबी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी होती है तो आपके आसपास जो भी आप चीजों को यूज करते हो या बाहर निकलते हो तो आपको मास्क जरूर यूज करना चाहिए। साथ ही में आपके आसपास के लोगों की आपको ज्यादा चिंता करना चाहिए कि हमें यहाँ कम्युनिटी में छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, या आप छींक रहे हो, खांस रहे हो तो थोड़ा हैंकी का यूज करो, है ना। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। कफ मोर देन 3 वीक्स, मतलब कि 3 हफ्तों से ज्यादा अगर पेशेंट को कफ कोल्ड की समस्या है तो डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट दिखाई देगा। फीवर चिल्स नाइट स्वेट्स, मतलब कि फीवर आ रहा है, पेशेंट को बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, नाइट स्वेट्स आ रहे हैं। नाइट स्वेट का क्या मतलब होता है, जब पेशेंट सो रहा है या रात में, है ना, रात में पेशेंट को क्या आएगा, पसीना आएगा। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कि पेशेंट का क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, पेशेंट का एकदम से 5-10 किलो जो है वेट लॉस हो गया। जितना भी एयरवे के जितने भी क्या डिसीज कंडीशंस होती है उसमें सबसे कॉमन सिम्टम जो आपको देखने को अक्सर मिलेगा वो है कि पेशेंट का ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है। मतलब कि पेशेंट अगर 60 किलो का है तो 1 महीने के अंदर पेशेंट हो जाएगा 55 kgs और 50 kgs, है ना। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब कि एकदम से बहुत ज्यादा वेट लॉस। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, भूख लगना बंद हो जाएगा। फटीक, पेशेंट की बॉडी में थकान रहेगी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो होगी क्योंकि किसको अफेक्ट करने काम कर रहा है, लंग को। पेन इन चेस्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होगी तो चेस्ट में पेन होगा पेशेंट को। फ्लूड अराउंड लंग, लंग के अराउंड में क्या होगा, फ्लूड का अक्यूमुलेशन होगा। जैसे कि हमने बात करी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, हाइपरसेंसिटिविटी, मतलब कि फ्लूड अक्यूमुलेशन। इनलार्ज लिम्फ नोड्स, अब जो पेशेंट की बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी कैसे दिखाई देंगे, इनलार्ज दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तब दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी सर्दी खांसी होती है तो वो 1 to 1.5 वीक में ठीक होने के लिए होना चाहिए। अगर नहीं हो रही डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट कराओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या बोल रही है। तो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी हमने सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े उनके कारण से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया गोज टू एल्वेलाई। बैक्टीरिया कहाँ पे जाएगा, पेशेंट के लंग के अंदर जो एल्वेलाई प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या चला गया, एल्वेलाई के पास में बैक्टीरिया चला गया। अब ये क्या करेगा, डिपॉजिट होगा और मल्टीप्लाई, मतलब कि वहां पे जाके चिपक जाएगा और अपनी ग्रोथ करेगा। बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई होगा कहाँ पे, एल्वेलाई के अंदर। अब ये इससे क्या होता है, स्टिमुलेट बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। अब बॉडी जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्या होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि मैक्रोफेजेस होंगे जो कि क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले रहते हैं। वो आएंगे, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाएगी, वो आएगी और क्या करेगी, किल करने की कोशिश करेगी किसको, बैक्टीरिया को। मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यू। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके साथ में वहां पर जो हेल्दी टिश्यूज है उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी, जैसे कि हमें नॉर्मल सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द हो रहा है तो अगर डेली डेली सिर दर्द हो रहा है हमारा, और डेली डेली मान लो हम एक पेन किलर टैबलेट एनाल्जेसिक टैबलेट जो है पेन किलर ले रहे हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ हमारे जहाँ पे पेन हो रहा है उसको तो सुधारेगा नहीं, वो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन में जाएगा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो वहाँ पे, और ये सारा फिल्टर कहाँ होगा, हमारी लिवर में, किडनी में, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर की कंडीशन। इसे वैसे ही जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, ढेर सारे जो बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, पर इसके साथ में जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इसीलिए हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है या हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है, तब हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है। डेड बेसिलाई एंड लाइव मासेस सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, डेड बेसिलाई, जो बेसिलाई है वो खत्म हो गए, मर चुके हैं, पर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लाइव मासेस सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर लिया इन बैक्टीरियाज को, और वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। नेक्रोटिक डीजनरेशन ऑकर्स। अब क्या होगा, नेक्रोटिक डीजनरेशन मतलब कि जहाँ पे हेल्दी जो है टिश्यू, लंग टिश्यूज वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो भी प्रेजेंट थे, और जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर में एंटर हुए थे वो भी प्रेजेंट थे। तो इनका क्या होगा, नेक्रोटिक डीजनरेशन, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विद चीज लाइक मास ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई डेड डब्ल्यूबीसी एंड डेड टिश्यू। प्रोडक्शन ऑफ कैविटी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैविटी फिल है, जो हमारे एल्वेलाई के अंदर की जो कैविटीज है वो किससे फिल है, चीज लाइक मास, चीज लाइक स्ट्रक्चर, किस किस चीजों के, किसकी चीजों के चीज लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूबरकल बेसिलाई, जो डेड ट्यूबरकल बेसिलाई है, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन फैलाने वाली जो बेसिलाइस है वो डेड पड़ी हुई होगी, और डब्ल्यूबीसी डेड पड़ी होगी, और डेड टिश्यूज भी पड़े होंगे। तो ये क्या कर रही है, नेक्रोटिक डीजनरेशन, मतलब कि हमारे अच्छे खासे एल्वेलाई को फिल कर रही है इन सभी डेड चीजों के साथ में, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, नेक्रोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है, मतलब कि खराब हो रहा है, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी एल्वेलाई की अच्छी कैविटीज थी उसके अंदर पे डेड जो है बेसिलाइज प्रेजेंट हो गए, डेड डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो गए, और डेड टिश्यूज प्रेजेंट हो गए। तो इसको ऑल टुगेदर मिला के क्या बना है, ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे अगर हम बात करें तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे जाएगा, एल्वेलाई पे जाकर के अटैक करेगा। अब जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो क्या आता है, हमारा डब्ल्यूबीसी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, मैक्रोफेजेस आते हैं। अब मैक्रोफेजेस ने उन पे अटैक कर दिया, अब वो मैक्रोफेजेस ने अटैक करा तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो अच्छे टिश्यू प्रेजेंट थे वो भी डेड हो गए, ठीक है, और जो बैक्टीरिया आया था उसको भी खाने की उसने कोशिश करी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या बन गया, जो एल्वेलाई की जो कैविटी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बॉडी से बाहर निकलती है और अंदर आती है ना, जहाँ फिल्टरेशन होता है दोनों का, वहां पे फिल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि उसी के अंदर क्या प्रेजेंट हो गया, आपका डेड बेसिलाई प्रेजेंट हो गए, डेड डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो गए, और डेड टिश्यू प्रेजेंट हो गए। तो उसकी वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो गया, मतलब कि आपका जो लंग है उसमें क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। वहां उसका जो एक तरीके से मान मान लो कि एल्वेलाई के जितने भी जो गुच्छे रहते हैं ना, गोल गोल, है ना, जहाँ पे फिल्टरेशन हो रहा था एयर का, तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, डेड टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, डेड एल्वेलाइज देखने को मिल रही, मेनली अगर हम सीधी भाषा में बोले तो डेड एल्वेलाइज देखने को मिल रही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन भी इफेक्ट हुए टीबी की वजह से। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी फैल चुका है ऑल ओवर द ब्लड, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी हमें। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक आप कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, पेशेंट को सर्दी खांसी कब से है, पेशेंट ने चेकअप कराया नहीं कराया, फैमिली में किसी को कोई ऐसी डिसीज कंडीशन तो नहीं है, सब ये सारी चीजें हम लोग पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, चेस्ट पेन तो नहीं दिखाई दे रहा, लिम्फ नोड्स पेशेंट के जो है लार्ज तो नहीं दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में ध्यान देंगे, पेशेंट के वेट पे ध्यान देंगे, पेशेंट की हाइट पे ध्यान देंगे, एज कितनी है पेशेंट की, वेट लॉस हुआ तो कितने टाइम, मतलब पहले कितना वेट था और अभी कितना वेट है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। फिर एक होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या मेंटोक्स टेस्ट, या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग मेंटोक्स टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 0.1 ml जो पीपीडी है वो पेशेंट की स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, कहीं उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पर उसमें जो है उभार तो नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके स्क्रीन पर जो है आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये टेस्ट होता है और इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हमको क्या दिखाई दे देगा कि चेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या तो फिर चेस्ट में क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, ये देखने को हमको मिल जाएगा। स्पूटम टेस्ट करेंगे, ठीक है, इसके साथ में क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट, ठीक है। ये मेंटोक्स टेस्ट एंड टीबी गोल्ड टेस्ट
टेस्ट दोनों कंफर्मेशन करने के लिए अक्सर किया जाता है। और फर्स्ट जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या चेक किया जाता है? आपका रेस्पिरेशन रेट चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, मतलब वाइटल्स लेंगे पेशेंट का, देन पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग कि चेस्ट एक्सरे करना है, ठीक है। इसके साथ में पेशेंट का क्या करते हैं हम लोग, जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो भी लेना इंपॉर्टेंट है कि घर में किसी को इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 टेस्ट है ये करे जाते हैं किसके लिए? टीबी का पता करने के लिए, मेंटोस टेस्ट एंड टीबी गोल्ड टेस्ट या क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो टीबी का है इसको हम लोग डॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप के ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के बाद में हम लोग क्या देखते हैं? सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या देख रहे हैं हम लोग? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स होती है उसको हम लोग एक निमोनिक से याद कर सकते हैं जिसका क्या है? RIPE। आर से क्या याद रखेंगे हम लोग? रिफाम्पिसिन, ठीक है। आर मतलब रिफाम्पिसिन, ठीक है। अब हम इसको क्या कैसे देंगे? 10 mg पर kg, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 600 mg। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स और जीआईटी अपसेट आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से हमारे पास आई से क्या है? आइसोनायाजिड एंड पी से क्या हो जाएगा? पायराजिनामाइड एंड ई से क्या हो जाएगा? इथेम्ब्यूटोल, ठीक है। एक और जो मेडिसिन है वो ऐड की गई है, वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये RIPE, ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इनका यूज किया जाता है। ये दवाइयाँ जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, खासकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको जो है ये ड्रग्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही ड्रग जो है इन्हें दी जाती है कम्युनिटी में इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जैसे कि डिसीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसके डोजेस क्या है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सेकंड लाइन में सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। अब फर्स्ट लाइन अगर ट्रीटमेंट आपका चल गया तो उसके बाद सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने से 9 महीने या 1-1.5 साल तक के चल सकता है। अगर आपकी बॉडी जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? हम लोग जंप करते हैं सेकंड लाइन ट्रीटमेंट पे। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में क्या है? कैप्रोमायासिन, साइक्लोसेरिन, अमीकासिन, मैक्रोलाइड्स एंड लिवोफ्लॉक्सिन। तो इस तरीके से जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है हमें बताया गया है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो RIP है ये 3 से 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। मतलब ये जो 5 ड्रग्स हमें बताई गई है, 4-5 ड्रग्स बताई गई है, ये आपके 3 से 6 महीने तक चलेगा। नेक्स्ट अगले जो 3 से 6 महीने हैं वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? BCG का टीका लगा के। BCG मतलब बेसिलस कालमेट ग्यूरिन वैक्सीन, ठीक है। BCG का टीका क्यों लगता है? ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ केयर वर्कर है या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर जो है सैनिटेशन अच्छे से नहीं है या लोग बाग बहुत ज़्यादा है ना, तो या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो BCG का टीका ज़रूर लगाना चाहिए, BCG का वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा एक और डिसीज़ कंडीशन जिसका नाम क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ये पूछा जाता है ना। ये कम्युनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, डायग्नोसिस कैसे करना है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी में जो है राइप, ये जो जितनी भी मेडिसिन है ये आप पढ़ लेंगे, कितना डोजेस है वो देख लेंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये देख लेंगे, साथ में सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जितनी भी मेडिसिन यूज होती है ये भी देख लेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है मैनेजेबल डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर इससे प्रिवेंशन आपको करना है तो BCG का वैक्सीन लगाना है। साथ ही में जब भी आपको सर्दी खांसी होती है या आपके आसपास कोई पेशेंट आता है कफ एंड कोल्ड की समस्या लेकर के, तो आपको आपका भी ध्यान रखना है, साथ में पेशेंट को भी बोलना है कि कम्युनिटी के अंदर में छींकना खांसना नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा एक और डिसीज कंडीशन कंप्लीट, जिसका नाम क्या था? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।